जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आसान उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। स्वस्थ एवं मस्त होने के साथ साथ उत्साहित भी होंगे, क्योंकि आज का जो डिस्कशन होने वाला है, क्लास 10th स्टूडेंट्स जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट बार बैठेंगे, और उनके लिए आज जो सुनहरा मौका लेकर आए हुए हैं, गोली अवतल दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है, और अवतल दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन और उत्तल दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन का व्यंजक कैसे स्थापित करते हैं, आज की इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपने पूरा वर्ष पढ़ा होगा लेकिन कभी ऐसे समझ में नहीं पाया होगा, जैसे बताऊंगा आपको चुटकियों बजाते हुए, आप कभी भूलेंगे ही नहीं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। चलते हैं। रेखीय आवर्धन स्टूडेंट्स होता क्या है? बच्चों ये जानेंगे कि रेखीय आवर्धन है क्या। रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को वस्तु का रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, दो चीजें हैं। आप प्रतिबिंब की लंबाई जानेंगे और वस्तु की लंबाई, इन दोनों के अनुपात को वस्तु का रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को एम से प्रदर्शित करते हैं। चलते हैं, लिखते हैं इसको। क्या है रेखीय आवर्धन? क्या होता है? किसी दर्पण द्वारा द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को वस्तु का रेखीय आवर्धन कहते हैं। वस्तु का रेखीय आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रेखीय आवर्धन क्या है, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को वस्तु का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे पे करते हैं? इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ध्यान दीजिए, इसको रेखीय आवर्धन को m से डिनोट करते हैं, तो m बराबर क्या? प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है? इमेज i, इसको i से डिनोट करते हैं, और वस्तु की लंबाई को o से डिनोट करते हैं, तो m बराबर क्या होता? i अपान o। यही मेन फार्मूला होता है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। उत्पत्ति, अवतल दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन बनाते हैं। अवतल दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन। अवतल दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन कैसे स्थापित करते हैं? तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या बनाते हैं? अवतल दर्पण। ध्यान दीजिए, ये एक क्या है? M1 और M2 दर्पण का द्वारक बना दिया, जिसका नाम क्या है? एक अवतल दर्पण है। ध्यान दीजिए, M1 M2 एक अवतल दर्पण है, जिसका ये बना देते हैं। ये यहां पर वक्रता केंद्र है, C है, और वक्रता केंद्र, और यहां पर क्या है? दर्पण का ध्रुव है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु का नाम क्या होता है? फोकस। ये फोकस है। इस रेखा को सीधे और P और C को मिलाने वाली एक सीधी रेखा, इसका नाम क्या होता है? मुख्य अक्ष। क्या होता है? मुख्य अक्ष। इसके बाहर कोई वस्तु रख दिया गया, इसका नाम दे दिया, इस वस्तु का नाम दे दिया AB। क्या दे दिया? AB। बाहर एक वस्तु रखी हुई है, जिसका नाम दिया AB। ये वस्तु है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर दर्पण में पड़ती है,
ये है प्रकाश किरण चली और मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण में पड़ती है तो सदैव फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? सदैव फोकस से होकर जाती है, जो कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम में आपने पढ़ा होगा कि सदैव कहां से होकर जाएगी? फोकस से। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर पड़ती है तो वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और जब कोई मुख्य के समांतर दर्पण में पड़ती है तो सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है। और ये जिस स्थान पर क्रॉस करती है उसी स्थान पर क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। तो मान लिया जब इसी स्थान पर क्रॉस किया तो इस स्थान पर क्या बन जाएगा? इसका प्रतिबिंब। इस AB का प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश उल्टा वास्तविक और आकार में उससे छोटा प्रतिबिंब बना। ठीक। दूसरी कंडीशन ये किया गया कि इससे एक प्रकाश किरण जाती है, वो कहां पर पड़ती है? दर्पण के ध्रुव पर, और वो ध्रुव पर पड़ी तो वो वापस होकर परावर्तित होकर कहां से होकर जाएगी? इस जहां पर प्रतिबिंब बना हुआ इस B से होकर जाती है। तो इसका नाम क्या दे दिया? यहां पर ये आपतित हुई है, तो ये जब आपतित हुई तो ये यहां पर आपतन कोण I बनाती है, और ये जब परावर्तित हुई तो परावर्तन कोण क्या होता है? R बनाती है। तो यहां पर किसका नियम लागू हो जाता है? परावर्तन का नियम लागू हो जाता है। किसका नियम लागू हो जाता है? परावर्तन का। चित्र आपका बन गया। इसमें चित्र के विषय में आप लिख भी सकते हैं कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का क्या है? द्वारक है, द्वारक है, जिसके मध्य बिंदु पर, जिसका मध्य बिंदु P है, P है, जिसे ध्रुव कहते हैं, जिसे ध्रुव कहते हैं, ध्रुव P कहते हैं, P है, ध्रुव कहते हैं, जिसे ध्रुव कहते हैं। ठीक। बाहर एक वस्तु AB है, बाहर AB वस्तु रखी है, वस्तु रखी है, जिसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फोकस के बीच A डैश B डैश बनता है, बनता है। ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, सभी दूरियां चिन्ह परिपाटी के अनुसार ध्रुव से मापी जाती हैं, तो ये यहां से मापी जाएगी सभी दूरियां। ठीक है। तो जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश पर बनता है, A से B पर ये क्या है? परावर्तन का नियम लागू हुआ। चित्र के अनुसार ध्यान देते हैं, चित्रानुसार देखते हैं तो यहां से ध्यान दीजिए BPA, कोण BPA बराबर कोण, ध्यान दीजिए B डैश A डैश P, या ध्यान दीजिए यहां पर क्या आया? BPA, तो A डैश P डैश, A डैश PB, A डैश P और B डैश, A डैश P B डैश, ये परावर्तन के नियम से बराबर है, परावर्तन के नियम से। अर्थात ये कोण I बराबर क्या है? कोण, ये कोण बराबर इसके परावर्तन का नियम लागू। जब ये परावर्तन का नियम लागू हो गया तो ध्यान दीजिए कोण B डैश, कोण B डैश A डैश P बराबर कोण PAB क्या होंगे? ये समकोण होंगे। ध्यान दीजिए, यहां से देखते हैं ये वाला एंगल और ये एंगल, ये क्या होगा? ये भी 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश इस त्रिभुज के अनुसार होगा। तो ये दोनों कोण कितने होंगे? समकोण है। क्या है?
समकोण है। तो अब करते क्या, त्रिभुज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, त्रिभुज बी डैश ए डैश पी तथा त्रिभुज पी ए बी में, पी ए बी में, ध्यान दीजिए ये त्रिभुज ले लिया गया और ये त्रिभुज ले लिया गया, दोनों क्या है, अब ध्यान दीजिए समकोणी है। त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या है, समकोणी है, समकोणी है, या ये भी कह सकते हैं कि समरूप है। तो जब समरूप है तो इन त्रिभुजों में तुलना करते हैं, लगाते हैं, इनका लंब लंब का अनुपात, आधार आधार का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इस त्रिभुज का लंब क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटे इस त्रिभुज का लंब क्या है, ए बी। ध्यान दीजिए इसका ये 90 अंश है और ये कोण है, तो थीटा के सामने भुजा लंब, लंब के सामने भुजा कर्ण और तीसरी भुजा क्या होगी, आधार। इसी प्रकार इसमें भी ध्यान देंगे कि ये थीटा है, इस थीटा के सामने भुजा लंब, लंब के सामने भुजा कर्ण और तीसरी भुजा आधार। तो ये लंब ए डैश बी डैश और इसका लंब क्या हो गया जाकर, ए बी, ए बी बराबर इसका आधार क्या होगा, पी ए डैश बटे और इसका आधार क्या होगा जाकर, पी ए, पी ए, ये बराबर होंगे। अब ध्यान दीजिए इनको चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार, के नियमानुसार, नियमानुसार क्या होता है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं और मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर कितनी भी दूरी होती है धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है और नीचे की ओर जो लंबाई होती है ये किसके साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। और दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर सभी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ और दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। तो चलते हैं, लिखते हैं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब की लंबाई लिखते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश क्या है, यहां से यहां तक की दूरी है। तो ध्यान दीजिए ये ध्रुव से ये वो प्रतिबिंब की लंबाई को इसको बी से डिनोट करेंगे और ये ए बी क्या है, वस्तु की लंबाई है यहां से, तो यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी, वस्तु की दूरी होगी, वस्तु की दूरी है, यहां वस्तु की दूरी डिनोट करेंगे और ये प्रतिबिंब की लंबाई को इसको हम y2 से डिनोट करते हैं, वस्तु की लंबाई को y1 से डिनोट करते हैं। ये मैंने मान लिया, ठीक, ये प्रदर्शित। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, ए डैश बी डैश, ये नीचे की ओर है तो इसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा, तो इसको -y2 ले सकते हैं, ठीक। वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को किससे डिनोट किया गया, ए बी, ए बी है, इस ए बी का मान कितना होगा, ऊपर की ओर धनात्मक चिन्ह के साथ, तो इसको प्लस का y1 आएगा। फिर देखिए वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी पी ए, पी ए बराबर यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, यू, लेकिन किस चिन्ह के साथ लिया जाएगा, माइनस चिन्ह के साथ, माइनस का यू आ गया। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी जाकर, पी से ए डैश तक की दूरी, पी ए डैश, ये कितनी होगी जाकर, इस तरफ की दूरी v है, ये माइनस का v होगा। ये सारे मान इस पर रख देते हैं, चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार ये मान है, इन पर रखते हैं, तो ए डैश बी डैश का मान कितना है, माइनस का y2 आ गया, ए बी का मान कितना है, प्लस का y1 आ गया, पी ए डैश, पी ए डैश का मान कितना है, माइनस का v आ गया, पी ए का मान कितना आ गया, माइनस का u आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, y2 अपान y1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये पॉजिटिव v अपान कितना आ गया, u आ गया। अब ये माइनस चिन्ह उस तरफ चला गया, तो y2 अपान y1 बराबर कितना, माइनस v अपान u।
यही है, इसे m से प्रयोग करते हैं, m बराबर ये आ गया रेखीय आवर्धन। m बराबर y2 अपान y1, ये क्या प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, बराबर माइनस v अपान u। इसी को हम m बराबर I अपान o बराबर माइनस v अपान u लिख सकते हैं। ये दोनों फार्मूले यही प्रूव हो गया कि अब आपसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन का व्यंजक, ये लॉन्ग डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है फिजिक्स में। स्टूडेंट 10वीं क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछा जाता है। 25 नंबर के पेपर में ये भी समझ लीजिए कि 5 नंबर निर्धारित कर देता है। समझ लीजिए 5 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में इसी के साथ में न्यूमेरिकल भी लगा दिया जाता है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको अवतल दर्पण द्वारा तो रेखीय आवर्धन m बराबर कितना हो गया I अपान o या y2 अपान y1 इक्वल टू माइनस v अपान u। अगर इसी को अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तल दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन, तो यहाँ पर आपका फिगर उत्तल दर्पण का चिन्ह बन जाएगा ये, लेकिन केवल थोड़ा सा अंतर आएगा। उत्तल दर्पण द्वारा जो रेखीय आवर्धन यहाँ पर ये जो ऋणात्मक आया है उसमें आपका धनात्मक आ जाएगा, बस इतना अंतर होगा, लेकिन फार्मूला ऐसे ही निकलेगा। m बराबर वहां पर क्या हो जाएगा y2 अपान y1 बराबर क्या हो जाएगा v अपान u। बस इतना होता है। तो स्टूडेंट समझ गए होंगे, अगर समझ गए हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अब नोट कर लेते हैं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का डिस्कशन यहीं से समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।